सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 सेमेस्टर 3 क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का अकाउंटेंसी का एमसीक्यूज। और फर्स्ट चैप्टर जो रहने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कह सकते हैं, उसका सुपर 20 एमसीक्यूज। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन भी यही बता रहा है कि सुपर 20 एमसीक्यूज रहने वाला है। हर सेशन में, हर वीडियो में हम लोग 20 एमसीक्यूज के साथ आएंगे। उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इस तरह से हमारा ये प्लेलिस्ट, ये सेशन चलता रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और बोर्ड पे लिखते लिखते इसको हम लोग समझेंगे भी। तो लिखो, एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना। लिखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is the basis between among या फिर among partners for the business। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस बेसिस के या किस आधार पे, ऑन व्हाट बेसिस बिजनेस स्टैंड करता है बिटवीन पार्टनर्स, अमोंग द पार्टनर्स। पहला ऑप्शन है ऑफर, दूसरा ऑप्शन है एग्रीमेंट, तीसरा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, एंड लास्ट ऑप्शन है एक्सेप्टेंस। तो बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट को समझो। पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर्स के बीच में किस बेसिस पे फॉर्म होता है? ऑन द बेसिस ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या फिर वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। और एग्रीमेंट अगर रिटन इन नेचर होता है तो उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो एग्रीमेंट के बेसिस पे बिटवीन या फिर अमोंग द पार्टनर्स बिजनेस एग्जिस्ट करता है ओनली बिकॉज ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। ऑफर, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, ये सब जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्ट करता है अमोंग द पार्टनर्स। तो विच इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एग्रीमेंट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ऑप्शंस को भी मिटा देते हैं। तो हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। Which one of the following is not an essential feature of partnership? Which one of the following is not an essential feature? Which one of the following is not an essential feature of partnership? तो पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शंस आगे दिए हुए रहेंगे, इसमें से कौन सा पार्टनरशिप का फीचर नहीं है, कौन सा पार्टनरशिप का नेचर नहीं है, कौन सा पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन ए में लिखो, ऑप्शन ए, इट हैज एट लीस्ट 2 partners। It has at least 2 partners। तो पार्टनरशिप होने के लिए तो कम से कम 2 पार्टनर तो होना ही चाहिए। तो ये वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप होने के लिए एटलीस्ट 2 पार्टनर्स तो होना ही चाहिए।
ऑप्शन बी लिखो, एन एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन या फिर अमोंग ऑल पार्टनर्स, बिटवीन या फिर अमोंग ऑल पार्टनर्स, ठीक है, बिटवीन या फिर अमोंग ऑल पार्टनर्स। थर्ड ऑप्शन लिखो, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर्ड equally, an agreement is for a business, agreement is for a business। तो ये हम लोग को चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम लोग को ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, मतलब कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। तो देखो, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कम से कम 2 पार्टनर तो होना चाहिए, तो ये एसेंशियल फीचर है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन इन नेचर भी हो सकता है अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, ये भी एसेंशियल फीचर है पार्टनरशिप का। ऑप्शन डी देखो, एग्रीमेंट इज फॉर अ बिजनेस, जो एग्रीमेंट होगा अमॉन्ग द पार्टनर्स वो बिजनेस के लिए होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉसेस हमेशा इक्वल शेयरिंग हो, ये कोई जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। It is not important that partners will have to share profits and losses equally, right? It is not never important, or it is not important that partners will have to share the profits and losses equally. So question ये पूछा गया था, which one of the following is not an essential feature? कौन सा essential feature नहीं है पार्टनरशिप का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करना इक्वली, ये कोई एसेंशियल फीचर नहीं है, ठीक है, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, minimum number of partners in a partnership firm, minimum number of partners in a partnership firm is, कम से कम पार्टनरशिप फर्म में कितना पार्टनर होना चाहिए मिनिमम। ऑप्शन 1 में लिखा है 2, ऑप्शन बी में लिखा है 3, ऑप्शन सी में लिखा है 4 एंड लास्ट ऑप्शन में लिखा है मिनिमम 5। तो विच इज द करेक्ट आंसर? पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए कम से कम कितना पार्टनर चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 2। पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए कम से कम 2 पार्टनर तो होना ही चाहिए, नहीं तो पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एक इंडिविजुअल खुद अकेले बिजनेस कर रहा है, मतलब उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अगर एक इंडिविजुअल अकेले बिजनेस करता है उसको कौन सा बिजनेस बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्लियर? तो दिस वाज आवर थर्ड क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, इन अ partnership firm can be, maximum number of partners in a partnership firm can be option A, first option maximum number of partners, option A में 10,
ऑप्शन बी में 20, ऑप्शन सी में 50, ऑप्शन सी में 50 एंड ऑप्शन डी में 100। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। सबसे पहला बात, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं बताया गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताया गया है द कंपनीज एक्ट 2013 में। तो कंपनीज एक्ट में एक्ट बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 होगा, बट एक्ट के अंदर रूल्स भी होते हैं और कंपनी रूल्स के हिसाब से करंट सिचुएशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स विल बी 50। ठीक है, तो एक्ट के अकॉर्डिंग 100 है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 100 है और कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग 50 है। जो भी हो, तुमको अभी करंट एग्जाम में इतना याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 50, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये करंट सिनेरियो में आंसर है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना, 2, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना हो सकता है, 50, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है, अ पार्टनरशिप फर्म हैज 40 पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका करंटली कितना पार्टनर्स है, 40 पार्टनर्स। इट वांट्स टू एडमिट 15 मोर पार्टनर्स। इट वांट्स टू एडमिट 15 more partners, 15 more partners, 15 more partners into partnership, into partnership, only, full stop, only dash more partners, only dash more partners can be admitted, can be admitted, can be admitted in the partnership, in the partnership firm, in the partnership firm according to the Companies Act, according to the Companies Act 2013, according to the Companies Act 2013। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि करंटली एक पार्टनरशिप फर्म का 40 पार्टनर्स है, वो चाहता है कि और 15 पार्टनर उसमें फर्म में एडमिशन ले सके। पार्टनरशिप फर्म चाहता है, पार्टनरशिप फर्म वांट्स टू एडमिट 15 मोर पार्टनर्स। सो अगर 15 पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा तब तो 55 पार्टनर्स हो जाएंगे, बट ये तो अलाउड नहीं है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में कितना हो सकता है, टोटल में 50। ऑलरेडी उसका करंट में 40 पार्टनर्स है, तो वो और सिर्फ 10 पार्टनर को ही ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मोर पार्टनर्स। तो ऑप्शन ए में मान लो दिया हुआ है 9, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 11, सी में दिया हुआ है 10 और डी में दिया हुआ है 5। तो विच इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसका 40 पार्टनर्स ऑलरेडी है तो वो और 10 पार्टनर को ले सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में। अगर उसका करंट में 42 पार्टनर्स होता तो और कितना पार्टनर्स ले पाता, 8 पार्टनर्स। अगर उसका करंट में 43 पार्टनर्स होता तो कितना पार्टनर्स ले पाता, मोर 7 पार्टनर्स, 7 मोर पार्टनर्स। तो होपफुली सबको यहां तक सारा बात समझ में आ रहा है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
written agreement, written agreement among the partners is termed, written agreement among the partners is termed, मतलब पार्टनर्स में देखो एग्रीमेंट ना ओरल इन नेचर भी हो सकता है, वर्बल एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट, या फिर रिटन इन नेचर भी हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट। जो रिटन एग्रीमेंट होता है अमंग द पार्टनर्स उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं उसको? रिटन एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज टर्म्ड एज ऑप्शन ए पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ऑप्शन बी पार्टनरशिप बाईलॉज, ये बाईलॉज क्या होते हैं? खुद को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो लॉ बनाते हैं उसको बोलते हैं बाईलॉज, ठीक है। जैसे तुम्हारे स्कूल ने स्कूल के टीचर्स के लिए कुछ कानून बनाए, उनको कितने बजे स्कूल आवर्स पे आना है, स्कूल टाइम पे आना है, वो बाईलॉज होते हैं, ठीक है। खुद को कंट्रोल के लिए सेल्फ सेल्फ गवर्निंग लॉज, बाईलॉज आर बेसिकली सेल्फ गवर्निंग लॉज। सी में लिख देंगे पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन। और डी में लिख देंगे एनी ऑफ दीज। तो हम लोग को याद रखना है कि रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड होता है। पार्टनर्स में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 7, फीचर, फीचर ब्रैकेट में एस, मतलब फीचर मतलब सिंगुलर और फीचर्स मतलब प्लूरल। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑप्शन ए टू और मोर persons carrying common business, carrying common business, carrying common business under an एग्रीमेंट। ये हो गया हम लोग का ऑप्शन 1। ऑप्शन बी लिखेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन अग्रीड रेशियो, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन एग्रीड रेशियो or as provided in the Partnership Act 2013, in the Partnership Act 2013। ऑप्शन सी लिख लेंगे बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल,
business is carried on by all or any of them acting for all or any of them acting for all. ऑप्शन डी लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव. तो समझो पूछ रहा है कि विच आर द फीचर और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. पहला बता रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम दो या उससे ज्यादा पर्सन कैरी करते हैं कॉमन बिजनेस. एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा लोग, दो से ज्यादा पर्सन मिलके एक ही बिजनेस कर रहे हैं, कॉमन बिजनेस, और वो बिजनेस एक एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है. सेकंड लिखा है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को एक एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं. ये पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं क्या रेशियो रहने वाला है, और अगर कोई डिसाइड नहीं होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, इन दैट केस प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है, दैट इज इक्वल रेशियो में शेयरिंग होता है. बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करेंगे, सब कोई बिजनेस परफॉर्म करेगा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सपोज देयर आर फोर पार्टनर्स ए बी सी एंड डी. हो सकता है कि अकेले सिर्फ ए वर्किंग पार्टनर है, बी सी एंड डी रेगुलर एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द फर्म. सो इन दैट केस अगर ए जो है वो सबका होके काम कर रहा है, मतलब या तो पार्टनरशिप फर्म में जो भी एक्टिविटी है वो सारे पार्टनर्स परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर सारे पार्टनर्स के बिहाफ में कोई एक पार्टनर परफॉर्म कर सकता है. सो वी से बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, आइदर ऑल पार्टनर्स विल परफॉर्म द एक्टिविटी इन द पार्टनरशिप फर्म, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ में काम कर सकता है. तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, उस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 7 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग लिखेंगे प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड. Provisions of the Partnership Act 1932 are applied. ये कब अप्लाई होता है प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932? कोई भी एक्ट का प्रोविजन का मतलब होता है उसका कानून, उसका रूल्स. ठीक है, तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड. ऑप्शन ए, इफ पार्टनरशिप deed does not exist. अगर पार्टनर्स में आपस में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना है. पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स. इफ पार्टनरशिप deed exists but there are differences among the partners. If capital contributions by the partners is not same,
सेम, अगर सारे ही पार्टनर्स लोग कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेम अमाउंट का नहीं कर रहा है, इफ पार्टनर सैलरी is not provided in the पार्टनरशिप डीड। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब अप्लाई होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है, अच्छा पहला ऑप्शन को हम लोग लास्ट में देखते हैं, सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप डीड तो बना है, बट पार्टनर्स में कुछ लड़ाई झगड़ा है, वो डीड का बात को मान नहीं रहे। देयर आर डिफरेंसेस अमंग द पार्टनर्स, दे आर नॉट एग्रीइंग टू द मैटर्स व्हिच आर रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स इज नॉट सेम। किसी ने 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया, किसी ने 2 लाख रुपया कैपिटल लगाया, किसी ने 2000 रुपया कैपिटल लगाया है। पार्टनर सैलरी के बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या है, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस तब अप्लाई होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है। पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविजन है वो क्या बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो किसी भी पार्टनर को कोई एप्रोप्रिएशंस नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को बोनस नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड किसी भी पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं करेंगे। फर्दर सारा प्रॉफिट्स हम लोग पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन इक्वल रेशियो। एंड सेकंड थिंग, जिस भी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उसको इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जाएगा एट द रेट 6% पर एनम। सो अगर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कब अप्लाई होता है, आंसर हो जाएगा इसका इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर पार्टनर्स में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following is not a feature of partnership? Which of the following is not a feature of partnership? तो इनमें से कौन सा पार्टनरशिप का फीचर नहीं है? पहला ऑप्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more persons। एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more persons। दूसरा ऑप्शन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तीसरा ऑप्शन, एग्रीमेंट। चौथा ऑप्शन, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। बिजनेस is carried on by all the partners। तो कॉन्सेप्ट को समझो, इसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more पर्सन, ये तो फीचर है, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग तो होने ही चाहिए, तभी तो पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा, तभी तो पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्ट करेगा। प्रॉफिट्स का शेयर होना बहुत जरूरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज कंपलसरी, ये वन ऑफ द फीचर्स होता है पार्टनरशिप का, ठीक है। प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है। एक एग्रीमेंट होना चाहिए, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फीचर है, बट बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स ये जरूरी नहीं है।
कंप्लीट सेंटेंस ये होता है बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सपोज चार पार्टनर है ए बी सी डी. बी सी डी तीनों कोई काम नहीं करता, ये लोग स्लीपिंग पार्टनर है. अकेला ए सारा मेहनत करता है, तो ए को क्या बोलेंगे? वर्किंग पार्टनर. ए को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग पार्टनर या फिर एक्टिव पार्टनर. तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग मिलकर बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करें. बी सी डी कभी बिजनेस में आते भी नहीं है देखने के लिए, अकेला ए बिजनेस को मैनेज करता है. तो या तो चारों पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर सकते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, बिजनेस को कैरी आउट कर सकते हैं, या फिर चारों पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर भी बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में बिजनेस को कैरी आउट कर सकता है. तो जरूरी नहीं है कि चारों को बिजनेस में प्रेजेंट रहना पड़ेगा. हो सकता है कि कोई एक जन ही बिजनेस में प्रेजेंट है और सारा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, बाकी लोग जो है वो उसके बिहाफ में बिजनेस का प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं. मतलब ए जो है वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में सारा काम कर देगा. तो ये कोई कंप्लीट आंसर नहीं है, मतलब ये गलत आंसर है, मतलब ये इसका सही आंसर है, बिकॉज ये फीचर नहीं है. फीचर क्या होता है? बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसलिए ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यही पूछा गया था कि कौन सा इसमें से फीचर नहीं है पार्टनरशिप का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग लिखेंगे द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. द written document which contains the terms का मतलब होता है कंडीशन. टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. तो एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें एग्रीमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहेंगे. एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज. ऑप्शन ए में लिखेंगे पार्टनरशिप डीड. ऑप्शन ए में हम लोग लिख देंगे पार्टनरशिप डीड. ऑप्शन बी में लिखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ऑप्शन सी में लिखेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ऑप्शन डी में लिख देंगे प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस PORS. प्रोस्पेक्टस. तो क्वेश्चन ये पूछा है कि रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें सारा एग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन, सारा सब्जेक्ट मैटर्स पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में जो लिखा रहेगा वो कौन सा होता है? तो आंसर है पार्टनरशिप डीड. आंसर है पार्टनरशिप डीड. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है. प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करता है. हम लोग जब आगे चल के कंपनी अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, तो तब हम लोग जानेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है, ये पार्टनरशिप फॉर्म इशू नहीं करता. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सब कंपनी का होता है, ये पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड ही नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें सारा टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट लिखा रहेगा उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डील. तो यहां तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज.
पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप बिजनेस को हम रजिस्ट्रेशन करवाएं। बट क्या होगा अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं? अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे ना, तो हम दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएंगे, उसको स्यू नहीं कर पाएंगे। बट वो मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है, हमको स्यू कर सकता है, हमको कोर्ट तक लेके जा सकता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी नहीं है, बट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, तो हम दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस हो जाएगा तो मेरा बात नहीं माना जाएगा, जस्ट बिकॉज हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप डीड में हम लोग ऑप्शंस को कुछ इस तरह से लिख लेंगे। लिख दो, ऑप्शन नंबर 1 कंपलसरी, ऑप्शन नंबर 1 कंपलसरी, ऑप्शन नंबर 2 वॉलेंटरी, थर्ड ऑप्शन लिख देना ऑप्शनल, थर्ड ऑप्शन लिख देना ऑप्शनल, एंड फोर्थ आंसर लिख देना नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का तुम आंसर हमेशा याद रखना, ऑप्शनल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑप्शनल, नॉट कंपलसरी बट ऑप्शनल। वॉलंटरी इज नॉट द करेक्ट आंसर। वॉलंटरी का मतलब होता है अपने इच्छा से। पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं, मतलब ऑप्शनल है। अगर कोई चीज कंपलसरी नहीं है मतलब वो ऑप्शनल है। ठीक है, इट्स नॉट कंपलसरी फॉर यू, देन इट्स ऑप्शनल फॉर यू। जैसे पढ़ाई ऑप्शनल नहीं है, पढ़ाई तुम्हारे लिए कंपलसरी है, तो जो कंपलसरी नहीं है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अगर कंपलसरी नहीं है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑप्शनल। वॉलंटरी नहीं, वॉलंटरी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑप्शनल। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, द एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, द एग्रीमेंट among the partners, ऑप्शन है शुड बी रिटन, रिटन में होना जरूरी है। ऑप्शन बी है शुड बी वर्बल, ओरल होना जरूरी है। ऑप्शन सी है कैन बी आइदर रिटन और ओरल, कैन बी ईदर और आइदर रिटन और ओरल। वो रिटन भी हो सकता है या फिर वो ओरल भी हो सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो याद रखना कि जो एग्रीमेंट होता है ना पार्टनर्स में, वो रिटन भी हो सकता है या फिर वो ओरल भी हो सकता है। और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि वो रिटन हो, जरूरी नहीं कि वो ओरल हो, वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, in case of partnership deed, in case the partnership deed is silent, in case the partnership deed is silent, in case the partnership deed is साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ है। ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, अगर पार्टनरशिप डीड में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है, इट इज डन इन द रेशियो ऑफ, it is done in the ratio of
कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो प्रॉफिट्स को हम लोग कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऑप्शन लिखो, क्या ये बात ट्रू है? ऑप्शन बी, क्या ये बात फॉल्स है? क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? ऑप्शन सी, पार्शियली ट्रू है, मतलब थोड़ा बहुत ट्रू है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं बताया है, तो क्या हम प्रॉफिट्स को कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स के रेशियो में बांटते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। हम लोग प्रॉफिट्स को इक्वल रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इट्स फॉल्स, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, liability of the partners in a partnership firm, liability of the partners in a partnership firm, liability of the partners in a partnership firm। तो पार्टनर्स का लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में किस तरह का होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 is ऑप्शन ए लिमिटेड, ऑप्शन बी अनलिमिटेड, ऑप्शन सी नो लायबिलिटी, and option D depending on the situation। तो समझो कि पार्टनर्स का लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में कैसा होता है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हमेशा याद रखना, पार्टनरशिप फॉर्म में फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बट फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करता है। तो लीगल व्यू पॉइंट से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है ना, वो हमेशा अनलिमिटेड होता है। पार्टनर्स का लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो पार्टनर्स का लायबिलिटी क्योंकि अनलिमिटेड है, यही हम लोग का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्ट ऑफ पार्टनर इज ऑप्शन 1 नॉट बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट अ पार्टनर हु डज नॉट एग्री, ऑल ऑफ द अबव। इसको समझते हैं। सपोज 4 पार्टनर है, ए बी सी एंड डी, ये 4 पार्टनर्स है। ठीक है, 4 पार्टनर्स थे ए बी सी डी, और मान लो कि
बिजनेस में ए ने कुछ फ्रॉड किया और सारा पैसा लेके भाग गया, ठीक है। तो बैंक से लोन ले रखा था पार्टनरशिप फर्म ने, और बिजनेस में कुछ फ्रॉड किया ए ने और बैंक का सारा पैसा लेके भाग गया। अब बैंक का सारा पैसा किसको चुकाना पड़ेगा? सारे पार्टनर्स को चुकाना पड़ेगा, बी सी एंड डी को मिलके। मतलब अगर एक कोई कर्म कांड करता है ना, एक कोई कांड करता है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स लायबल रहेंगे। एन एक्ट डन बाय वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स। कोई भी एक्ट जो ए करेगा या फिर कोई भी एक्ट जो बी करेगा वो सारे पार्टनर्स के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, विल बाइंडिंग रहेगा। सिमिलरली अगर कोई अच्छा काम करता है बी, ठीक है, बी अगर कोई अच्छा काम करता है तो बी जो अच्छा काम करेगा ना, बी जो कुछ अच्छा काम करेगा तो उसका बेनिफिट भी अकेला बी को नहीं मिलेगा, उस वो सब में वो क्रेडिट मिलेगा, सबको उसका क्रेडिट मिलेगा, ए सी डी को भी क्रेडिट मिलेगा। तो यही समझा रहा है कि एक्ट ऑफ पार्टनर इज नॉट बाइंडिंग ऑन ऑन दी अदर पार्टनर्स। ये आंसर करेक्ट नहीं है। पार्टनर जो एक्ट करेगा वो बाइंडिंग रहेगा ऑन ऑल दी पार्टनर्स। मतलब अगर एक पार्टनर कोई फ्रॉड कर रहा है तो उस फ्रॉड का भरपाई, उस फ्रॉड का कंपनसेशन बाकी सारे पार्टनर्स को करना ही पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर है बाइंडिंग ऑन ऑल दी पार्टनर्स। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट अ पार्टनर हु डज नॉट एग्री। ए ने कुछ फ्रॉड किया, डी बोलता है हम इसको नहीं मानते हैं, डी एग्री नहीं कर रहा है, सी और बी और सी एग्री कर रहा है, तब भी तीनों को बियर करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं, कोई कोई मतलब नहीं है कि कोई एग्री करे या ना करे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ए ने कोई फ्रॉड किया है और डी एग्री नहीं कर रहा है फिर भी तीनों को उसका कंपनसेशन भरना पड़ेगा, ठीक है। ए के फ्रॉड के कारण जिसको भी नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा, कंपनसेशन कौन देगा, बी सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर है कि कोई भी एक्ट जो एक पार्टनर करेगा, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जो एक पार्टनर परफॉर्म करेगा वो सारे पार्टनर्स के ऊपर बाइंड रहेगा, बाइंडिंग ऑन ऑल दी पार्टनर्स। मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, हम लोग को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या एक माइनर को हम ले सकते हैं एज अ पार्टनर। माइनर कौन होता है? जिसने अभी तक अपना मेजॉरिटी एज अटेन नहीं किया, मतलब एक ऐसा बच्चा जो अभी तक 18 साल से कम उसका एज है। तो क्या माइनर को हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में ले सकते हैं? तो यस, बिल्कुल ले सकते हैं। माइनर को हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बना सकते हैं, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब वो पार्टनरशिप से सिर्फ बेनिफिट्स लेगा, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा, वो लॉसेस बियर नहीं करेगा, ठीक है। उसके ऊपर हम कोई लाइबिलिटी इनकर नहीं होने देंगे। तो माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ओनली फॉर द बेनिफिट्स। तो इसलिए आइए इसका हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन 1, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में ये स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्या एक इंसॉल्वेंट पर्सन एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में? इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है जो अपना खुद का उधारी नहीं चुका सकता। अ पर्सन हु इज नॉट इन अ स्टेट टू रीपे हिज ओन डेट्स, एक ऐसा पर्सन जो अपना खुद का उधारी चुका नहीं पाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। तो इंसॉल्वेंट पर्सन को इसलिए हम लोग पार्टनरशिप में नहीं लेंगे ना, क्योंकि पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। तो भाई वो तो खुद इंसॉल्वेंट है, जो अपना खुद का उधारी नहीं चुका पा रहा है, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर कैसे करेगा, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट पर्सन को हम लोग पार्टनरशिप में नहीं ले सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक माइनर को हम एडमिट तो कर सकते हैं एज अ पार्टनर, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स थ्रू विच अकाउंट? ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट। बचपन में क्लास लेवल में ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते थे? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते थे? बिजनेस का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है अमॉन्ग द पार्टनर्स। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है एनी ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? प्रॉफिट्स को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स? डिविजिबल प्रॉफिट आता है पील एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग द पार्टनर्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हम लोग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट ट्रांसफर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? कौन सा इसमें से वो आइटम है जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होता है? सबसे पहले ये याद रखना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशन आइटम्स आते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म का इनकम है, पीएल एप्रो में आता है, पार्टनर का सैलरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, पीएल एप्रो में आएगा। बट रेंट पेड टू पार्टनर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये पीएल का आइटम है, पीएल एप्रो का आइटम नहीं है, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर कि रेंट पेड टू पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग किस अकाउंट के बाद बनाते हैं? ऑप्शन बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन 2 बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन 3 बोल रहा है बैलेंस शीट और डी में बोल रहा है नन ऑफ दीज। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से पहले तो हम लोग बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद पीएल बनाते हैं, पीएल से आता है नेट प्रॉफिट, पीएल अकाउंट के बाद ही बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बैलेंस शीट तो लास्ट स्टेज होता है अकाउंटिंग का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है वो अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट वो ट्रांसफर हो जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Why is profit and loss appropriation account is prepared? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? सबसे पहला ऑप्शन ये लिखा है टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, टू कैलकुलेट नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। भाई नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने तो पीएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग जो नेट प्रॉफिट आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके अमंग द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और विद दिस इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोगों ने 20 वीडियोस 20 एमसीक्यूज कवर कर लिया। होपफुली यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।